नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। अंतरिक्ष स्टेशन की तरफ चीन की लंबी छलांग। अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में चीन को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मंगलवार को उसके द्वारा प्रोजेक्टेड किया गया मानव रहित अंतरिक्ष यान शेनझाओ 8 पहले से ही वहां मौजूद अंतरिक्ष यान तियानगोंग 1 से बृहस्पतिवार को जुड़ गया है। अंतरिक्ष में यह डॉकिंग यानी दोनों यानों का जुड़ना पृथ्वी की सतह से 343 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर हुआ। इसके साथ ही चीन ने साल 2020 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। चीन का अंतरिक्ष प्रयोगशाला मॉड्यूल तियानगोंग 1 गत 29 सितंबर को प्रोजेक्टेड किया गया था। अमेरिका और रूस के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चीन दुनिया का तीसरा देश बन गया है। अमेरिका और रूस मिलकर वर्तमान में एकमात्र अंतरिक्ष स्टेशन मीर का संचालन कर रहे हैं। चीन के मानवीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख डिजाइनर झाओ जियानपिंग ने बताया कि अब वह अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आवश्यक तकनीक और उसके निर्माण की क्षमता से लैस हो चुके हैं। शेनझाओ 8 और तियानगोंग 1 12 दिन के बाद एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर दूसरी डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और अगले साल तियानगोंग 1 से शेनझाओ 9 और 10 अंतरिक्ष यान जुड़ेंगे। इससे पहले साल 1966 में अमेरिका को यह सफलता मिली थी। अमेरिका का मानवयुक्त अंतरिक्ष यान जेमिनी 8 वहां पहले ही मौजूद यान अगेना टारगेट व्हीकल से जुड़ गया था। इसे मीर अंतरिक्ष स्टेशन नाम दिया गया था। आर्थिक संकट से मिलकर निपटे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। चीन के राष्ट्रपति हू जिताओ ने बुधवार को कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साथ मिलकर काम करे। समाचार एजेंसी के मुताबिक जिनताओ ने कहा कि दुनिया इस समय एक सुस्त आर्थिक मंदी का सामना कर रही है। चीनी राष्ट्रपति ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लगार्दे से मुलाकात कर बातचीत की। जिताओ ने कहा कि कुछ विकसित देश गंभीर रूप से ऋण समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जबकि उभरती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं भी मुद्रास्फीति और पूंजी के अस्थिर प्रवाह का सामना कर रही हैं। चीन के राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह की परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर इस चुनौती से निपटने की इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए। अमेरिका पर 100 दस्तावेज जारी करेगा ईरान। ईरान ने 100 दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का फैसला किया है, जिनसे यह साबित हो जाएगा कि अमेरिका किस तरह से ईरान और पूरे मध्य पूर्व में आतंकी गतिविधियों को प्रायोजित कर रहा है। ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई ने यह बात कही है। समाचार एजेंसी के मुताबिक खामनेई ने कहा कि उनके पास 100 ऐसे दस्तावेज हैं जो ईरान और मध्य पूर्व में आतंकवाद प्रायोजित करने की अमेरिका की भूमिका को दर्शाता है। अमेरिका के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने की वर्षगांठ के पहले शाम के समय खामनेई ने यह बात कही। 4 नवंबर वर्ष 1969 में तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया था। खामनेई ने कहा कि इन डॉक्यूमेंट्स को जारी कर वह अमेरिका के साथ उन लोगों को भी बेनकाब करेंगे जो मानव अधिकारों और आतंकवाद के खिलाफ अभियान की वकालत करते हैं। खामनेई का बयान अमेरिका के उन आरोपों के बाद आया है जिसमें उसने ईरान पर वाशिंगटन स्थित सऊदी अरब के राजदूत की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। दुनिया की ताकतवर हस्तियों में सोनिया व मनमोहन। साल 2011 की दुनिया की 70 सबसे शक्तिशाली हस्तियों की फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा शीर्ष पर हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी शुरुआती 20 हस्तियों में जगह बनाई है। पत्रिका की इस वार्षिक सूची में ओबामा ने चीनी राष्ट्रपति हू जिताओ को पहले स्थान से हटाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन दूसरे स्थान पर हैं। 64 वर्षीय सोनिया के संबंध में पत्रिका में लिखा गया है कि वह भारत की सबसे शक्तिशाली राजनेता है, जिन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद ठुकराकर मनमोहन सिंह को यह स्थान दिया है। वैसे सोनिया इस साल 2 पायदान खिसक कर 11वें स्थान पर आ गई हैं। पिछले साल वह 9वें स्थान पर थी। सूची में यह 7वीं सबसे शक्तिशाली महिला है। वहीं 69 वर्षीय मनमोहन सिंह भी एक पायदान खिसक कर 19वें स्थान पर आ गए हैं। पत्रिका में उन्हें कैम्ब्रिज व ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त ईमानदार अर्थशास्त्री बताया गया है। भारत में आर्थिक सुधारों के पीछे उन्हीं का योगदान होने की बात कही गई है। सूची में कुछ अन्य भारतीय भी शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी 35वें स्थान पर हैं। आर्सेलर मित्तल के प्रमुख लक्ष्मी मित्तल 47वें स्थान पर हैं और विप्रो के प्रमुख अजीम प्रेमजी 61वें स्थान पर हैं।
दुनिया की शक्तिशाली हस्तियों की इस सूची में डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम कास्कर भी शामिल हैं। वह 97वें स्थान पर हैं। वर्ष 1993 व 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले में दाऊद की भूमिका संदिग्ध है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के प्रमुख अहमद शुजा पाशा 56वें स्थान पर हैं, तो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख अशफाक परवेज कयानी 34वें स्थान पर हैं। गद्दाफी का बेटा सैफ करेगा आत्मसमर्पण। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC लीबिया के पूर्व तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के पुत्र सैफ अल इस्लाम के प्रतिनिधियों के साथ आत्मसमर्पण की शर्तों पर बातचीत कर रहा है। मुख्य अभियोजक लुइस मोरेनो ओमकैम्पो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि सैफ के आत्मसमर्पण करने की स्थिति में कानूनी शर्तों के बारे में लोगों के कुछ सवाल प्राप्त हुए हैं। लुइस के अनुसार किराए के कुछ लड़ाके उसे लीबिया से भगाने के लिए प्रयासरत हैं। सुरक्षा परिषद ने लीबिया का मामला ICC के पास भेजा है। अभियोजक ने बताया कि लीबिया की नई सरकार को सैफ और मारे जा चुके गद्दाफी के सालेबाब खुफिया प्रमुख अब्दुल्ला अल सैनूसी के खिलाफ सुनवाई का अधिकार दिया जा सकता है। ICC ने 27 जून को गद्दाफी, सैफ और सैनूसी के खिलाफ वारंट जारी किया था। तीनों पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। 20 अक्टूबर को गद्दाफी के मारे जाने के बाद सैफ और सैनूसी को नहीं देखा गया है। लुइस ने 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के सामने कहा है कि सैफ के प्रतिनिधियों ने सवाल किया है कि यदि वह न्यायाधीशों के समक्ष आत्मसमर्पण करता है तो उन्हें क्या बरी किया जा सकता है। अदालत ने इस बात पर यह स्पष्ट कर दिया है कि सैफ दोषी ठहराए जाने या बरी किए जाने के बाद न्यायाधीशों से अनुरोध कर सकता है कि उसे लीबिया न भेजा जाए। यमन में ताजा हिंसा में 18 की मौत। यमन की राजधानी सना में कुछ समय की शांति के बाद ताजा संघर्ष में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। चिकित्सा कर्मियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज ताइज शहर में सरकारी सेनाओं और कबायली लोगों के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि कबायली लोग एक व्यापक विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं जो राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। असांजे को स्वीडन भेजेगा ब्रिटेन। अपने सनसनीखेज रहस्य उद्घाटन के चलते अमेरिका के निशाने पर चल रहे बहुचर्चित वेबसाइट विकीलीक्स के मालिक जुलियन असांजे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें ब्रिटेन से स्वीडन ट्रांसफर किए जाने पर बुधवार को ब्रिटिश हाई कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। अदालत ने ट्रांसफर के खिलाफ असांजे की अपील को खारिज कर दिया। विकीलीक्स के संस्थापक पर स्वीडन में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। कैनेडी का चर्चित कथन उनका नहीं था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी ने अपने विश्वविख्यात भाषण में कहा था कि यह मत पूछो कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह पूछो कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अब एक किताब में दावा किया गया है कि यह पंक्ति कैनेडी की अपनी सोच नहीं थी, बल्कि उनके प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर की पंक्तियां थी। साल 1961 में शीत युद्ध के दौरान अमेरिकियों में देश के प्रति निष्ठा जगाने के लिए कैनेडी ने 14 मिनट के अपने संबोधन में यह बात कही थी। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक जैक कैनेडी इल्यूसिव हीरो नामक किताब में दावा किया गया है कि 1930 के शुरुआत के दिनों में संभ्रांत तबके के बच्चों के स्कूल के हेडमास्टर ने अपने छात्रों को संबोधित करते हुए यह बात कही थी, जिसे कैनेडी ने वर्षों बाद अपने भाषण में इस्तेमाल कर उस पंक्ति को अमर बना दिया। किताब के लेखक MSNBC टीवी के होस्ट क्रिस मैथ्यूज हैं। अमेरिका में नौकरियों में 1,10,000 की बढ़त। अमेरिका में अक्टूबर महीने में निजी क्षेत्र में 1,10,000 नौकरियों की बढ़त हुई। एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग इंक यानी ADP का कहना है कि छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को हर तरह से लाभ हुआ है। इस क्षेत्र में कुल 1,11,000 नौकरियों की बढ़त हुई है। वहीं बड़े आकार वाले व्यवसायों में 1,000 नौकरियां कम हुई हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में नौकरियों में बढ़त हुई है। अक्टूबर में 1,14,000 नौकरियां बढ़ी, जो सितंबर में हुई बढ़त 1,22,000 से थोड़ा कम है। ADP के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गैरी C. बटलर का कहना है कि परिणाम बताते हैं कि व्यावसायिक व व्यापार सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कंपनियां निवेश तथा लोगों को काम पर रखने के मामले में अनिश्चितता बरत रही हैं। ADP नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट माइक्रो इकोनॉमिक एडवाइजर्स LLC की भागीदारी से तैयार की गई है। गूगल ने अपने मुफ्त ईमेल सेवा को नया रूप दिया है। इसमें नए थीम के साथ
चीजों को सलीके से पेश किया गया है, जो इसे और ज्यादा आकर्षक बनाता है। अगले कुछ दिन तक ईमेल उपयोग करने वाले अपने इनबॉक्स के दाहिनी तरफ स्थित लिंक के जरिए नए जीमेल पर जा सकते हैं। गूगल को नया रूप देने वाले जेसन कार्नवेल ने ब्लॉग पर लिखा है कि वह जीमेल के नए रूप को अपने सभी साथियों के साथ साझा करने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही सबके लिए इसे पेश करेंगे। जीमेल के इस नए संस्करण में मेलबॉक्स खोजने को आसान बनाया गया है। याहू करेगी इंटरक्लिक का अधिग्रहण। इंटरनेट सर्च इंजन याहू ने घोषणा की है कि वह $27 करोड़ में विज्ञापन नेटवर्क इंटरक्लिक का अधिग्रहण कर रही है। समाचार एजेंसी के मुताबिक इंटरक्लिक एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो डाटा टारगेट सॉल्यूशन और ऑप्टिमाइजेशन प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराती है। अमेरिकी क्षेत्र के लिए याहू के कार्यकारी उपाध्यक्ष रॉस लेविंसन ने बताया कि इस निवेश से याहू और उनकी सहयोगी वेबसाइट्स पर सेवाओं को बेहतर बनाने की उनकी गंभीरता का पता चलता है। इसके साथ ही इससे याहू की पहुंच और विज्ञापन के क्षेत्र में उसकी बढ़त को बल मिलेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरक्लिक की प्रौद्योगिकी से याहू को डिस्प्ले विज्ञापन बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में सहायता मिलेगी। सर्च इंजन गूगल और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने इस क्षेत्र में याहू को पछाड़ दिया है। बट आसिफ और आमिर को मिली कैद। स्पॉट फिक्सिंग मामले में लंदन की अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान सलमान बट को 2.5 साल, पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ को 1 साल और मोहम्मद आमिर को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा मैच फिक्सर मजहर मजीद को 2 साल 8 महीने की सजा सुनाई गई है। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी क्रिकेटर को कैद की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स और उनके एजेंट्स को दोषी करार देने वाले न्यायाधीश ने बुधवार को इन लोगों को सजा की घोषणा आज तक के लिए टाल दी थी। दरअसल आरोपियों के वकीलों ने उनके मुवक्किल को सजा सुनाने में नरमी बरतने की अपील की थी। न्यायाधीश ने दिन भर चली सुनवाई के बाद कहा कि पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान सलमान बट, तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर तथा उनके एजेंट मजहर मजीद को कल सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले इन चारों के वकीलों ने अदालत से दरख्वास्त की कि उनके मुवक्किल को सख्त सजा नहीं दी जाए बल्कि सिर्फ न्यूनतम सजा दी जाए। मजीद के वकील ने बट की ओर इशारा करते हुए कहा कि पूर्व टेस्ट कप्तान सट्टेबाजी मामले के मुख्य रूप में दोषी हैं। मजीद के वकील ने अदालत को बताया कि 2009 की गर्मियों के मौसम में वह बट ही थे जिन्होंने इंग्लैंड में 2020 विश्व कप की संभावित फिक्सिंग के लिए चर्चा शुरू की थी। बट ने मजीद से कहा कि वह अपने खिलाड़ियों से स्पॉट फिक्सिंग के लिए कह सकते हैं। मजीद के वकील ने कहा कि बट ने उनके मुवक्किल को एक टेलीफोन नंबर दिया जो कथित तौर पर संजय नाम के एक भारतीय का था। उन्होंने बताया कि मजीद ने मध्य लंदन स्थित पार्कलैंड होटल में संजय से मुलाकात की और इंग्लैंड में 2020 विश्व कप में किसी भी तरह की संभावित सट्टेबाजी के बारे में चर्चा की, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं हुआ। और अब आज के मौसम की जानकारी। बृहस्पतिवार की सुबह आसमान में हल्के बादलों के साथ तापमान रहेगा -3 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय भी बादल बने रहेंगे व तापमान रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस। शाम के समय स्कैटर्ड फ्लरीज के साथ तापमान रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस। वहीं रात भर भी स्कैटर्ड फ्लरीज के साथ तापमान रहेगा -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।